दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपना डेटा जारी किया, उसी तस्वीर को देखते हुए अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। पहला सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया कि पहले चरण के 11 दिन बाद, दूसरे चरण के 4 दिन बाद वो आंकड़ा सामने रखा, जो कि चुनाव का प्रतिशत बताता है कि कितने परसेंट वोट हुआ। ये बहुत अहम बात है। हालांकि चर्चा ये लगातार ये हो रही थी कि दोनों चरणों में मतदान कम हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इन 11 दिनों में क्या खिचड़ी पक रही थी। आइए बात करते हैं वाहिद जी से, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं 4 टीवी के, और उन्हीं से समझेंगे इस पूरी स्थिति को आगे कि आखिरकार क्या घटा होगा, और अगर घटा भी है तो उसे प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहे हैं वाहिद जी यहाँ पर कि जब ईवीएम पैक्ड हो जाती है, तमाम प्रत्याशियों के सामने सील लग जाती है, स्टैंप हो जाता है, सब तैयार हो जाता है, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि आप प्रतिशत में इतना खेल कर सकें? जी। देखिए विनीता जी, बात ये है कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि अभी बहुत सारी सफाइयाँ दी गई है, चुनाव आयोग की तरफ से ये वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि भई जो हमने डाटा हमारे पास आ गया था, डाटा चूँकि वो आ जाता है, होता क्या है, इस पे वज़ाहत की क्या किया है, वो तो उस पर बाद में आते हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखिए, जब चुनाव जो है खत्म होते हैं, शाम को वोटिंग खत्म होती है, तो एक फॉर्म 17 सी होता है जो साइन करके उस पे कितना वोट पड़ा, यहाँ जिस किस बूथ पर कितना वोट पड़ा उस पर लिखा होता है कि ईवीएम का मशीन नंबर क्या है, ईवीएम का जो वीवीपैट है उसका जो बार कोड या नंबर है वो क्या है। ये सारी बातें नोट कर दी जाती है एक फॉर्म पे, और फॉर्म 17 सी को वो सौंपते हैं आपके पार्टी के जो एजेंट वहां पर होते हैं, उसको भी सौंप दिया जाता है। दूसरा जो पेज होता है वो उसका भेज दिया जाता है चुनाव आयोग को। ये चुनाव आयोग को उसका जो डाटा है, फिजिकल भी पहुंचने में ज्यादा 24 घंटे लगते हैं, वरना तो ये डाटा आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक तुरंत शाम तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद ये वाजे हो जाता है कि भाई कितना प्रतिशत वोट पड़ा और कितना वोट पड़ा, वो सारा उस पर लिखा होता है। अगर ये सब कुछ लिखा होता है तो फिर तर्क जो दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, फिलहाल वो ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना वोट प्रतिशत पड़ा, पहले फेज का हमने इसलिए रोक लिया कि दूसरे फेज का भी आ जाएगा तो एक साथ अपडेट कर देंगे। अरे भाई, हमेशा से ये होता आया है कि जैसे ही आपका वोट पढ़ के खत्म होता है, फॉर्म 17 सी आप साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद आप दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी भेजते हैं, एजेंट्स को भी दे देते हैं। यानी एक प्रूफ होता है एजेंट्स के पास कि किस बूथ पर कितना प्रतिशत वोट पड़ा। अगर कोई पार्टी अपने अपने कार्यालय में वोट प्रतिशत को मंगाती है, तो जो एजेंट्स हैं, ऐसा होता है कई बार इसमें से विनीता जी कि जो फॉर्म 17 सी होता है, कुछ जो एजेंट्स हैं वो पहुंचा देते हैं पार्टी के कार्यालय, और इसमें से कुछ ज्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जो पूरा डाटा नहीं भेजते, उनको लगता है वोट डलवा दिया खत्म हो गया, भाड़ में जाए फॉर्म 17 सी, क्योंकि वोटिंग तो होनी है ईवीएम से, और ईवीएम का जो डाटा निकल के आएगा ये परसेंटेज का कि किस वोट पर बूथ पर कितना वोट पड़ा है उसका डाटा लिखा होता है। और ये बहुत सी जगह पे इतने अवेयर नहीं है आपके एजेंट के, वो मिलान कर लें कि जो पीठासीन अधिकारी पर वहां पर बैठा है वो क्या कर रहा है, जो आपका कितने वोट पड़े हैं उनको काउंट करे, उसके बाद फॉर्म 17 सी को फिल करे कि कितना वोट पड़ा है। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। इसीलिए पार्टी अपनी तरफ से इसको 100% जो परसेंटेज होती है उसको अनाउंस नहीं करती, उसको कहती है कि अमूमन, यानी एक्सपेक्टेड जो है वो इतना वोट पड़ा है। अब यहाँ पर मसला ये उठता है कि जब फॉर्म 17 सी भी आपने हैंडओवर कर दिया है, जब आपने आपके जिला कार्यालय में भी आपका डाटा पहुंच चुका है, फिर आपको क्या तकलीफ है कि आप जो है उसको, जो आपने ऐप बनाए हैं उसमें अपलोड नहीं कर रहे हैं, जो आपकी साइट है जिस पर होता आया है आप उस पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। शाम तक नहीं बल्कि 11 दिन तक इस देश के नेता और मीडिया इस बात पर डिबेट करते हैं कि वोट प्रतिशत 60 रहा है, पहले चरण से भी दूसरे चरण में वोट कम हुआ है।
ये सारी बातें अगर बहुत ही क्लियर तौर पर मीडिया 11 दिन तक जो है बहस करता है, चुनाव आयोग ना कोई क्लैरिटी भेजता है, चुनाव आयोग ना अपनी तरफ से कोई प्रवक्ता नियुक्त करता है कि वो ये बताए कि मीडिया में ये गलत बहस हो रही है, मीडिया के लोग गलत बात कर रहे हैं, वोट प्रतिशत 60 नहीं बल्कि 66% समथिंग है। तो ये आपने पहले चुनाव को और दूसरे चुनाव को 11 दिन तक इस देश की जनता लड़ती रही, नेता लड़ते रहे, एंकर लड़ते रहे, टीवी लड़ते रहे, चुनाव आयोग सोता रहा। अचानक फिर जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू लोगों ने थ्रेड जब करना शुरू किया तो आपने अचानक बता दिया कि ये तो 66 पॉइंट समथिंग है। अब ये पहले चरण और दूसरे चरण में बहुत मामूली सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जबकि वोटिंग पैटर्न पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया। विनीता जी, मैंने आप ही के प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा था, जिसको शायद इस देश की जनता ने या फिर इस देश के लोगों ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया है। जैसे आप लोगों के साथ बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी नहीं चाहता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं। तो ये बताइए कि फिर कहीं राहुल गांधी खुद भी यही चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री ना बने और उसने बड़े एक अच्छे बच्चे की तरह जो अमेरिका का थ्रेट है उसको मान लिया या मशवरे को मान लिया। अब अगर ये माना जा रहा है विनीता जी, बड़ा संगीन हो जाता है मामला। कल जो बाइडेन ने अपनी एक चुनावी सभा को एड्रेस करते हुए भारत पर एक संगीन इल्जाम लगाया। ये संगीन इल्जाम वो है जिसकी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, जिस पर बात नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो एक संकीर्ण मानसिकता का देश है, एक जेनोफोबिया जो है, भारत एक जेनोफोबिया का शिकार है। आप इसे जेनोसाइड की तरफ जाने वाली इशारे भी समझ सकते हैं। एक वो जो दूसरी जाति, धर्म और दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, पनाह नहीं देता, एक निहायत संकीर्ण देश जो है वो भारत को घोषित किया। भारत की मीडिया ने ना इस पे चर्चा की, राहुल गांधी का इस पे कोई बयान नहीं आया, मोदी जी का इस पर कोई आउटपुट नहीं आता है। आप देखिएगा कि एक ऐसा देश जो दुनिया में सुपर पावर कहलाता है और जिसकी एक अहमियत है, अगर वो ये इतना बड़ा बयान देता है और उसके बाद यहाँ पर ये चर्चा तक नहीं होती कि वो हमें जेनोफोबिक, यानी जिस तरीके से आप इस्लाम फोबिया या इस तरह मतलब जातिगत फोबिया जो है वो धार्मिक फोबिया जो है वो भारत उसका शिकार है, ये बातें कही जाती है, तो क्या भारत का मीडिया, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विपक्ष ये बात तस्लीम कर रहा है? मैं तस्लीम नहीं कर रहा। मैं वाहिद ठीक है। नसीम में कहता हूं कि भारत ऐसा नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अमेरिका के क्या मानसिक दबाव में यहाँ की राजनीति, यहाँ के मीडिया, यहाँ के भावी कैंडिडेट और जाने वाले सब जो है इतने दबाव में रहते हैं। एक तरफ तो आप जनता को कहते हैं विनीता जी कि आप एक सुपर पावर हो गए हैं, दुनिया अब आपसे डरने लगी है, आप लाल पीली काली जो भी आंखें हैं वो दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास सन्नाटा छा जाता है, आने वालों का भी और जाने वालों का भी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि दरअसल हमारे देश की दिशा और दशा क्या है। और चुनाव आयोग जो है जिस तरीके से एक्ट कर रहा है उसमें विपक्षी पार्टी, देखिए आप और हम बात आप कर रहे हैं, चुनाव आयोग की हमें बात कर रहे हो, चुनाव आयोग का ही मैंने सवाल किया था भाई जी। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई कि यहाँ पर उसकी विश्वसनीयता लोगों में क्या संदेश दे रही है। इस देश के 140 करोड़ लोग अब चुनाव आयोग को किस नजर से देखेंगे अगर वाकई में ये 11 दिनों के अंदर कोई बड़ा खेल हुआ है तो। देखिए बड़ी सीधी बात यह है, चुनाव आयोग पर पहले से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी आपत्तियां चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के दौरान हुआ, कितनी जल्दी में उनको पद से उनकी छुट्टी कराई गई, रिटायर कराया गया, उसके बाद उनको तुरंत जो है एक मतलब सारे चीजों का वायलेशन करते हुए आपने उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। और इस पर भी विपक्ष का सिर्फ हाथ थोड़ा हा हुल्ला हुआ, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। उसके बाद 11 दिन तक आप जो है इस देश की जनता जो वोट डाल चुकी है, जो जिसकी आपकी ड्यूटी है कि जनता को भी बताएं कि आप जो है जनता ने कितना प्रतिशत वोट डाला है। और 11 दिन के बाद भी आप ये बता रहे हैं इस देश की जनता को कि आपने 66% समथिंग जो है आपने वोट डाला है, और टोटल वोट कितना डाला है ये आप भी नहीं बताते। तो क्या इस देश की जनता को आप ये बता सकते हैं कि आपने 66 दशमलव समथिंग प्रतिशत वो कहां से लिया, जब आपके पास पूरा डाटा ही नहीं है? और अगर पूरा डाटा है तो आप डाल क्यों नहीं रहे? इसके पीछे आपकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है? कोई दलील आपकी तरफ से नहीं, कोई सफाई आपकी तरफ से नहीं। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का
मतलब आप इसे धुंधला रूप कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो बहुत ही डाउन प्ले कर रही है। तो क्या जो बाइडेन जिस तरीके से आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उन इल्जामों को एक्सेप्ट करते हुए आप इसी तरह का एक्ट करना चाहते हैं इस देश में, या यही संदेश देना चाहते हैं इस देश में? ये अफसोस की बात है। मतलब देखिए, कभी कभी मैं थोड़ा सा गुस्से में आ जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि यकीनी तौर पर हमें देश की परवाह है, देश की जनता की परवाह है, और बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत और मुशक्कतों से ये देश गुलामी की जंजीरें तोड़कर बाहर आया था। इतनी आसानी से जो है हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ जाएं तो मेरे ख्याल से बेटर नहीं होगा। और हमने आजाद हवा में सांस ली, जन्म लिया है, शायद हमें भी गुलामी इतनी आसानी से मंजूर नहीं होगी। लेकिन एक अगर हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, खास तौर से जब ये कहा जाता है कि जब चुनाव आयोग की सीक्वेंस, उनके प्रोटोकॉल और उनके प्रोसेस के मुताबिक जब स्ट्रांग रूम में जाती है ईवीएम, फिर उसके बाद जो सिचुएशन आगे बढ़ती है और जब खुलती है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेह लोगों में है। नंबर वन, जैसे इन दिनों एक चुनाव प्रचार में बड़ी बात चल रही है कि किस तरह से इस देश में संविधान जो है वो बदल जाएगा अगर मोदी सरकार वापस आती है। वहीं पर उसी सेम इक्वल लेवल पर ये भी चल रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा या फिर ईवीएम में काफ़ी कुछ इस तरह की धांधलियाँ हैं जो कि हो रही हैं। इस देश में एक बड़ी जनसंख्या है जो कि इस बात पर पूरा विश्वास कर रही है, और ऐसी स्थिति में जिस बारे में मैंने कहा कि देरी हुई इतने दिनों की, तो वो देरी और वो प्रोसेसिंग, वो किस तरह से लोगों के जहन पर असर डालेगी अगर सरकार, मान लीजिए मोदी सरकार वापस आ जाती है, तो लोग इसे कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि लोग इसे फेयर इलेक्शन के आधार पर एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएंगे। वो फिर कहेंगे कि हाँ, यह चुनाव आयोग ने एक एब्रप्ट बिहेव क्यों दिखाया। हाँ, देखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। दरअसल बेसिकली हमारा काम जर्नलिज्म है और जनता को सिक्के के दोनों पहलू बताना हमारा काम है। हम कोशिश करते हैं कि आपको दोनों पहलुओं से अवगत कराएं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो दोनों पहलुओं का मसला यही है विनीता जी, कि देखिए, जो डाउट जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि संविधान को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा संविधान का, तो ये बात ये है कि प्राइवेट बिल जाते हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमें बेसिकली संविधान बदलने का मतलब क्या होता है। अगर आप ये संसद में कोई आपका प्रतिनिधि आके कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, बाकी अभी भी जो प्रवक्ता हैं और जो आईटी सेल चला रहे हैं वो बाकायदा डिफाइन कर रहे हैं इस बात को कि ये संविधान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान हमारे हितों के अनुरूप नहीं है। और अगर ये संविधान मतलब हो सकता है, इसमें हम दो बातें करते हैं कि एक तबका है कि जिसके अनुरूप ये संविधान नहीं है, उन्हें इस संविधान को बदलना है। धार्मिक नीति हो सकती है, पौराणिक कथाएं हो सकती है जिसमें अशोक का जिक्र किया जाता है या दूसरे राजाओं का जिक्र किया जाता है, वो सब कुछ हो सकता है। वो एक सोच हो सकती है, कितने प्रतिशत लोग हैं मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि जब तक संविधान नहीं था तो वो बंधुआ मजदूर थे, वो दास थे, और दास के ऊपर उनको कभी हजारों हजार साल आने नहीं दिया गया। वो सेवा का अधिकार, एक पुराना एक कानून जो है उसके तहत, मतलब सीधी बात है, अगर कोई मनुस्मृति की बात करता है तो मनुस्मृति के बाद तो वर्ण व्यवस्था लागू हो जाती है, और अगर वर्ण व्यवस्था लागू होती है तो फिर उसमें दास दास ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, और जो व्यापार करने वाले हैं वो व्यापार करेंगे, और जो लीड करने वाले हैं वो लीड करेंगे, राज करेंगे। तो ये जो कहानी है ये उन लोगों को एक बात में डराती है, क्योंकि गुजरात में जब कोई उस समाज का जो दूल्हा है वो बेचारा घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। फिर वही लोग जो है उसी भगवान, उसी ईश्वर को पूजने मंदिर में जाते हैं तो फिर वो उनको या तो घुसने नहीं दिया जाता या फिर उनकी बेइज्जती कर दी जाती है। अब अगर कानून की किताब उनके हाथ में है तो वो किसी ना किसी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, और वो लोग जो मूसाहारक थे, माफ करना, इस देश की नई जनरेशन नहीं जानती कि चारों मजूमदार कौन था। इस देश की नई जनरेशन नहीं जानती कि नक्सलवादी से कौन सा मूवमेंट उठाया गया था और किस तरह 7 साल जो है उसको मतलब एक बड़ी आंदोलन जो इस देश में बन गया था, और किस तरह उसको सड़ाकर जेल में मार दिया गया था। हालांकि उसको मारने के मतलब जो है वो दौर कांग्रेस का था, मगर एक बात यहाँ कहने का था कि वो दौर था इस देश में जब हम आजाद हुए तो यहाँ पर अमीरों के, रईसों के और जातिगत अमीरों के
बंधुआ मजदूर जो है वो यहाँ जो छोटी, जिन्हें छोटी कहते हैं, मेरे लिए तो सब बड़ी है, जिन्हें छोटी जातियां कहते हैं, वो बंधुआ उनके परिवार में नौकरी किया करते थे और वो सारी काम करने के बावजूद पेट भर खाना होता था। अगर उनके बच्चे छोटे घर में होते थे, उनके लिए खाना अगर उन्हें ले जाना होता था तो उन्हें अपने हिस्से के खाने में से लेकर जाना होता था। यहाँ के जमींदारों ने, यहाँ के उन लोगों ने इतने जुल्म उन पर किए थे कि वो घर में बैठने वाले बच्चों के लिए खाना नहीं ले जा सकते थे। बच्चों को भी आके उनके जो है आंगन में काम करना था तो जी उनको खाना जी। मिलना था। वो दौर शेर ने देखा है, नई जनरेशन नहीं जानती, तो वो संविधान को बचाने की कोशिश तो लेकिन करेंगे, लेकिन लेकिन मगर भाई वो जी, भी इस वक्त नई जनरेशन इतना संदेश तो उन तक जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, काफी कुछ ऐसा घट रहा है जो कि लोकतंत्र में पहले नहीं घटा है, ये संदेश उन तक जा रहा है। नई जनरेशन की आप बात करते तो अलग अलग तरह की तस्वीरें आजकल सामने आ रही हैं, तरह तरह की वीडियोस भी आप देखते हैं। कुल मिलाकर के अभी चुनाव आयोग की स्थिति जो है वो क्लैरिटी में नहीं है, वो एक बहुत बड़े शक के घेरे में आ चुकी है। नहीं, शक के नहीं, बल्कि तो देखिए, तो डाउट का कोई मतलब सीधे-सीधे वजह है ना। भई आपके पास चुनाव आयुक्त अगर इतना करता है कि इसकी देश की जनता को नहीं बताता, मीडिया को नहीं बताता और साइट पे भी नहीं डालता है, तो कल जो लोग डिवाइस को, विनीता जी, बहुत ही संगीन चीज़ें हैं। मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि आपने, कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट का फैसला ये रहा कि कोर्ट ये कहता है कि भई आप जो है, जो डिवाइस जिससे आप सिंबल अपलोड करते हैं उसको भी सील कर देंगे। तो ठीक है, वो सील हो जाएगी, सिंबल सील हो जाएंगे। सिंबल सील होने के बाद स्थिति ये होगी कि सिंबल की डिवाइस सील हो जाएगी, वीवीपैट सील हो जाएगी, ईवीएम सील हो जाएगी, मगर उस सील को दोबारा खोलने जाने वाला व्यक्ति जो है वो इसी चुनाव जी आयोग का होगा। वो इसी चुनाव, यही चुनाव आयोग जो डाटा अपलोड नहीं कर रहा है, यही चुनाव आयोग अपने किस बंदे को वहां भेजेगा और वो जाके क्या करेगा, ये डाउट के बिल्कुल आना चाहिए। और ये डाउट के घेरे में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जी ट्रांसपेरेंसी कर ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं तीसरे चुनाव जो चरण के चुनाव होंगे आप उसमें अपडेट कर देंगे। तो सवाल ये उठता है, अब तो ये सवाल उठता है कि जो डिवाइस कोर्ट के जरिए सील करवाई जाएगी, वो सील, वो डिवाइस वही रहेगी, या जो इंजीनियर या जो लोग भेजे जाएंगे जो इस चुनाव आयोग की तरफ से, वो क्या लेके जाएंगे और क्या खोलेंगे, क्या पता। क्योंकि आप आज भी डाटा की पूरी जो है थ्योरी आप पूरी तरह से अपलोड करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार कितने देश के वोटर्स ने वोट डाला, परसेंटेज डाल दिया। ये 66% तो 10 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है। आपको ये तो बताना चाहिए ताकि जो है ये कितने प्रतिशत वोट किए। ऐसे भी कई मशीनें खुली हैं जहां पर वोटर जो है 2000 है और वोट जो है 2100 पड़ गए। तो ये सिचुएशन, अगर 2100 वोट पड़ गए 2000 वाली जगह, तो डिवाइस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। देखिए, चुनाव तो मतलब इसको मैं बिल्कुल क्लीन चिट देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूं, मगर मैं अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उनको भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि विपक्ष और पक्ष दोनों मिलके आपसी सहमति से कोई काम कर रहे हैं। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। विनीता जी, आप और मैं सर पीटते रहे, इससे क्या फायदा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो एक और चर्चा का मुद्दा आप बता रहे हैं। ये जी अपने आप एक बहुत सीरियस बात है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त बहुत क्लियरली इन बातों पर सवाल भी उठा रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग ने ये देरी की है, और इस बात को यूं ही कैजुअली लेकर के कम से कम नहीं चला जाना चाहिए, और इस पर सवाल भी होने चाहिए और इसकी पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए कि इतने दिनों के बाद ये ब्यौरा क्यों मिला है, जो कि सेम डे मिलता है, मैक्सिमम 24 घंटे में मिलता है, उसमें इतने दिन चुनाव आयोग कर क्या रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी इस बारे में चर्चा करने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।